विनीत समरी। एक सेकेंड सुन लो क्या बता रहा है, उसमें क्या कमी है बताना भी आपको। कॉपी ऊपर कर लो, हाथ में ले लिया। History is framework of event as per time and place. Geography attempts to study these events with reference to the physical earth and depict the place of historical events using the thematic systematic or nomothetic approach was introduced by Alexander von Humboldt as German geographer. ठीक है, बैठ जाओ। और आप व्हाट इज नोमोथेटिक अप्रोच ना आपके पीछे, व्हाट इज नोमोथेटिक अप्रोच? हाँ, सिस्टमेटिक अप्रोच। ठीक है, पढ़ना नहीं है, ठीक है। इसको बताओ। बताओ हिंदी में बता दो, इंग्लिश में जरूरी नहीं है। जो समझ में आया वो समझा दो बस। जैसे सर हम जो फिजिकल फीचर्स पढ़ते हैं, जैसे कि जो हवा है वो कैसे फ्लो करती है, मतलब कि एक टाइम पर हवा इंडिया से उड़ती रहती है, एक टाइम पर जैसे एडमिन और वो इसी नहीं आते हैं। हाँ, कैसे आता है उसको क्यों बोलते हैं हम, क्या होता क्या है नोमोथेटिक अप्रोच में, सिस्टमेटिक अप्रोच में? ऐसा क्या होता है कि वो इसके अंडर काउंट होता है? हम उसके साथ जैसे बायोग्राफी के साथ हम जियोग्राफी। बताओ नोमोथेटिक अप्रोच। ना आप बताओ। हाँ, नोमोथेटिक अप्रोच, सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होती है? मानवी, आप थे पिछली क्लास में ना? हाँ, बताओ। एक स्पेसिफिक नेचुरल फिनोमेनन को डिटेल में पढ़ा, इससे उसकी स्पेशल फीचर्स पता चले। ठीक है, बैठ जाओ। नैतिक बताओ। Study of a specific natural or human phenomena that give rise to certain special patterns and structure on the surface. बैठ जाओ। और अब बताओ। It is a study of the specific environmental factors. ठीक है, बैठ जाओ। आप बताओ। It is study of natural or human phenomena that give rise to special patterns and ठीक है, बैठ जाओ। वीर। The study of human phenomena that give rise to a certain special pattern. ठीक, बैठ जाओ। क्या हो गया, आप तीनों ने रिवाइज नहीं किया? और भी हैं जिनको नहीं पता है, नाम पता है मेरे को, मैं पूछ नहीं रहा हूँ उनसे। ठीक है ना, वो पता है। क्या रिवाइज नहीं किया ना? इनको पता है। क्यों? तो समरी भी नहीं लिखी होगी फिर तो इसकी समरी भी नहीं लिखी होगी।
ये समरी लिखी है इसकी? उसकी नहीं लिखी, पहले वाली क्यों नहीं, डेली बेसिस पे लिखना है। वो नोटबुक आपके पास थी, कहाँ से लिखी? कल दे दी थी। वो 2 दिन का रहता तो कंप्लीट भी तो करता। इतना तो ज्यादा काम होता ही नहीं है, बहुत कम कम काम करा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे उसको लेकर चल रहे हैं सिलेबस को। रिवाइज आपने क्यों नहीं किया? समरी भी नहीं लिखी है, इसका मतलब समरी लिखी होती तो इनका मतलब पता होता। आपने समरी लिखी है तो मतलब नहीं समझा, बस उसको कॉपी पेस्ट किया। मैंने बोला अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखना है समरीज को, तो समझ में आनी चाहिए ना वो। बैठ जाओ। हम अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मेथड्स ऑफ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं कि हम इसको स्टडी कैसे करते हैं। ज्योग्राफी को स्टडी करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स हैं, क्या अप्रोचेस हैं, वो पढ़ रहे थे। तो उसमें जो पहली अप्रोच थी दैट वाज नोमोथेटिक, या फिर इसी को हमने बोला था सिस्टमैटिक अप्रोच। ये क्या थी? नोमोज का मतलब क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? नोमोज इज लॉज। जहां लॉ बनाने के लिए कोशिश की जाए, जहां चीजों को जनरलाइज किया जाए, जहां चीजों को ऐसे स्टडी करके उनसे एक लॉ बनाने का, एक प्रिंसिपल बनाने की कोशिश की जाए, दैट इज नोमोथेटिक और सिस्टमैटिक स्टडी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इवेंट को जब हम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं, तो एक उसका एक लॉ बन जाता है, ताकि हम उस लॉ को कहीं पे भी अप्लाई करें वो यूनिवर्सली ट्रू हमें मिले, यूनिवर्सली हमें वो ट्रू मिले। तो कहीं ना कहीं हम लॉज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर भी इवेपोरेशन ज्यादा होगा अपने आप बारिश होगी। दिस इज जनरलाइजेशन। हमने एक इवेंट को, पर्टिकुलर इवेंट को डिटेल में पढ़ा और उससे एक लॉ बना दिया। पर्टिकुलर एक इवेंट को हमने डिटेल में पढ़ा और उससे क्या बना दिया? लॉ बना दिया। दिस इज जनरलाइजेशन ऑफ थिंग्स। वो हम नोमोथेटिक स्टडी को बोलते हैं, वो हम सिस्टमैटिक स्टडी को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है अभी? आप बता पाओगे दोबारा? नहीं, आपके पीछे बता पाओगे? कहाँ दिक्कत आ रही? खड़े हो जाओ, बताओ, आप बताओ। नहीं, अभी क्यों नहीं? तो पूछो जहां समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट करने को बोलो। पूछो जहां समझ में नहीं आ रहा, जहां डाउट आ रहा है, बताओ इसमें डाउट कहाँ है, तो फिर बता क्यों नहीं पा रहे हो? क्या कर रहे हैं हम नोमोथेटिक अप्रोच में? लॉज बना रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं चीजों को। ठीक है ना? हम बोलते हैं कभी भी कि जो भारत में सर्दियों में बारिश कम होती है, हमने क्या बनाया? इसको जनरलाइज किया हुआ है कि सर्दियों में बारिश कम होगी। वो जनरलाइज है, वो प्रेडिक्शन में भी काम आएगा। कभी भी सर्दियां होंगी तो बारिश कम दिखाई देंगी। हमने किया कैसे? बाय सिस्टमैटिक स्टडी, बाय डिटेल्ड स्टडी ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, इसे हम नोमोथेटिक अप्रोच बोलते हैं। जब भी किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को जब हम डिटेल में जाकर के स्टडी करेंगे और उससे एक जनरलाइज्ड लॉ बनाने की कोशिश करेंगे, दैट इज नोमोथेटिक और सिस्टमैटिक अप्रोच, जो हम ज्योग्राफी में यूज करते हैं। तो वन अप्रोच इज नोमोथेटिक अप्रोच, जो हम ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? किसी भी इवेंट को लेंगे, उसको इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि उससे हम फिर प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि अगर ये कंडीशन आएगी तो आगे चल के ये होगा, ये कंडीशन आई तो आगे चल के ये होगा। तो हमने जनरलाइज कर दिया, लॉज बना दिया। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके आगे हम आज दूसरी अप्रोच को भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम नोमोथेटिक अप्रोच में जो हमने ये पहला फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, तो हमने देखा था कि इसके हमने 4 ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे। नोमोथेटिक अप्रोच में बेसिकली 4 ब्रांचेस में अलग अलग उसको पढ़ते हैं। हमने बोला किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को उसमें डिटेल में जाकर के स्टडी करेंगे, तो हर ब्रांच को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। वो चारों ब्रांच हमें अलग अलग पढ़नी है आज। ठीक है, और इस नोमोथेटिक स्टडी को जो प्रपोज किया था, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ज्योग्राफी में, ही वाज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ
मॉडर्न जियोग्राफी। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, जिन्होंने एक ट्रीटेज लिखी है, क्या क्या बोलते हैं उसे, कॉस्मोस। क्या है उसका नाम, कॉस्मोस। और कॉस्मोस क्या होता है, इसका मीनिंग यूनिवर्स, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने बेसिकली डिटेल स्टडी करनी शुरू की, इन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, एग्जामिन करना किया, केयरफुली एग्जामिन करना शुरू किया इवेंट्स को, ताकि हम उससे जर्नलाइज कर पाएं, प्रेडिक्ट कर पाएं कि अगर ऐसा हो रहा है तो फ्यूचर में क्या होगा। क्लियर है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, कोई डाउट है इसमें, नहीं है, ठीक है। अभी हमें इसकी ब्रांचेस पढ़नी है, जो हमारी नोमोथेटिक स्टडी की है। नोमोथेटिक स्टडी जब हम करेंगे तो उसको हम ज्योग्राफी को किस हिसाब से पढ़ेंगे। जब हम नोमोथेटिक स्टडी करते हैं तो ज्योग्राफी को 4 ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज फिजिकल ज्योग्राफी, और किसका नंबर है पढ़ने का, नहीं आप पढ़ो। इसको ऊपर उठाओ, हाथ में उठाया करो। हाँ, study of various elements of earth systems like atmosphere, air, hydrosphere, water, lithosphere, rock, and biosphere, life and their distribution. ठीक है, बैठ जाओ। तो पहली चीज जो हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी, जहां पर हम नोमोथेटिक स्टडी में करेंगे। तो नोमोथेटिक स्टडी जब हम कर रहे हैं या फिर नोमोथेटिक अप्रोच को जब अपनाएंगे, तो जहां पर हम ज्योग्राफी को डिवाइड करेंगे वो 4 ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे। उसमें से एक ब्रांच इज फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम किस तरीके से पढ़ेंगे, कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स को, फिजिकल फीचर्स को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फिजिकल फीचर्स को। जहां फिजिकल फीचर्स को पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अर्थ सिस्टम। एलिमेंट्स इज, एलिमेंट्स का मतलब पार्ट्स, पार्ट्स, स्टडी ऑफ वेरियस पार्ट्स, वेरियस कंपोनेंट्स, स्टडी ऑफ वेरियस पार्ट्स, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ सिस्टम। अर्थ सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, हम उनको स्टडी करते हैं अंडर फिजिकल ज्योग्राफी। चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लाइफ हो। ये सब चीजें कहां पढ़ेंगे हम, ये हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। जहां हम एयर पढ़ेंगे तो वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। जहां हम वाटर को पढ़ेंगे तो हाइड्रोस्फेयर को पढ़ेंगे। जहां पर हम रॉक को पढ़ेंगे, लिथोस्फेयर में पढ़ेंगे। लाइफ को पढ़ना हो तो, और फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है अर्थ के अंदर, यानी उनका स्पेशल पैटर्न क्या है, उनका कौन सा पैटर्न, स्पेशियल पैटर्न क्या है, ये भी हम ज्योग्राफी में फिर हम पढ़ेंगे। और इसीलिए जब हम पर्टिकुलरली एक सिस्टम को लेके चलेंगे, अगर हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा है तो एटमॉस्फेयर की डिटेल स्टडी नोमोथेटिक अप्रोच है। हाइड्रोस्फेयर की डिटेल स्टडी नोमोथेटिक अप्रोच है। हमने पढ़ा था कि नोमोथेटिक अप्रोच इज कि पर्टिकुलर इवेंट को जब हम डिटेल्ड में जाकर के एग्जामिन करते हैं, डिटेल में जाकर के स्टडी करेंगे, दैट बिकम्स द नोमोथेटिक अप्रोच। तो इसीलिए फिजिकल ज्योग्राफी में वी आर अप्लाइंग नोमोथेटिक अप्रोच, जहां पर चाहे हम एटमॉस्फेयर पढ़ें, चाहे हाइड्रोस्फेयर पढ़ें, चाहे लिथोस्फेयर पढ़ें, चाहे बायोस्फेयर पढ़ें, तो हम नोमोथेटिक अप्रोच का लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सेकंड ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड ब्रांच इज बायोजियोग्राफी। इसके बारे में पढ़ो। Biogeography, including environmental geography, focuses on various kinds of forests, grassland distribution of flora, fauna, human nature relationship, quality of living environment, and its implication of human welfare. ठीक है। बायोजियोग्राफी में ये कहाँ से आया था सब्जेक्ट, इंटरेक्शन विद जियोलॉजी, बॉटनी, यहाँ से ये सब्जेक्ट निकला था। तो यहाँ पर बायोलॉजी के साथ, ये बायोजियोग्राफी के साथ साथ हम एनवायरमेंटल जियोग्राफी भी पढ़ते हैं। इसमें दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं, बायोजियोग्राफी इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल जियोग्राफी। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इट फोकसेस ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट कौन से हैं। देन उसके बाद ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना, कुछ स्पेसिफिक नाम है, पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफी में इनके चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, कि कहाँ कहाँ पर कौन से प्लांट मिलेंगे, स्पीसीज मिलेंगे,
कौन से एनिमल स्पीसीज मिलेंगे, दैट विल डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो हम आज भी पढ़ रहे थे हिस्ट्री में कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो वही चीज हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप्स, जहां पर हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं या बायोजियोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन और नेचर का जो रिलेशनशिप है वो भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। देन क्वालिटी ऑफ लिविंग एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरमेंट है जहां हम रह रहे हैं, जो हमारा बायोस्फीयर है, उसकी क्वालिटी को हम यहाँ पढ़ेंगे कि वो रहने लायक है कि नहीं है, पॉल्यूशन है कि नहीं है, क्या हुआ कुछ तो बात बता दो, सब मिलके हंसेंगे। क्या हुआ बताओ, आप वहां से खड़े हो जाओ, वो तो खड़े हो जाओ, हाँ आप वहां बैठो अकेले। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं हम, फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, ग्रासलैंड्स पढ़ रहे हैं, क्या हुआ यहाँ देखो, ठीक है, ग्रासलैंड्स पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना पढ़ेंगे, ह्यूमन का नेचर के साथ किस तरीके से रिलेशन होगा, इंटरेक्शन होगा, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देन उसके साथ साथ लिविंग एनवायरनमेंट की क्वालिटी क्या है, पॉल्यूशन है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर, इम्प्लीकेशन मीन्स इफेक्ट्स, इम्प्लीकेशन इज इफेक्ट्स, ह्यूमन वेलफेयर पे उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, ह्यूमन वेलफेयर पे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो भी हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है ना, वो किस तरीके से ह्यूमन को इम्पैक्ट करती है, वो चीजें भी हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये किसके अंडर आएगा, बायोजियोग्राफी एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो दिस आल्सो कम्स अंडर नोमोथेटिक स्टडी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ो, It describes the human culture, population dynamic, social, economic and political aspects. ठीक है, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट पढ़ेंगे कि कैसे ज्योग्राफी से ह्यूमन इंपैक्ट हो रहा है। तो वो क्या क्या है इसमें, इट डिस्क्राइब दी ह्यूमन कल्चर, कि कौन से क्लाइमेटिक रीजन में कौन सा कल्चर डेवलप हो रहा है। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन पढ़ेंगे, पॉपुलेशन विल डिपेंड ऑन दी ज्योग्राफी ऑफ दी रीजन, ठीक है ना। जहां पर अगर हम आज भी देखें तो जितने भी रिवर वैलीज हैं उसके आसपास सबसे ज्यादा डेंसिटी मिलती है पॉपुलेशन की, सबसे ज्यादा डेंस एरिया अगर हम देखें पॉपुलेशन वाइज कौन से हैं, जहां जहां फर्टाइल लैंड्स हैं। आज भी कश्मीर में उतने लोग नहीं मिलते जितने गंगेज वैली में मिल जाएंगे, क्यों, क्लाइमेटिक कंडीशंस। पहाड़ी एरिया में उतनी पॉपुलेशन नहीं मिलेगी जितनी प्लेन एरिया में मिलेगी, ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी में ये सारी चीजें पढ़ते हैं हम, पॉपुलेशन पढ़ेंगे, स्पेशल पैटर्न ऑफ ह्यूमंस जिसको हम कहेंगे, स्पेशल पैटर्न ऑफ ह्यूमंस यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें चाहे डायनामिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। डायनामिक मतलब चेंजिंग, जो कैसे कैसे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स चेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू दी ज्योग्राफी, कि जैसे ज्योग्राफी चेंज होगी कैसे सोशल एस्पेक्ट चेंज होगा, कैसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट चेंज होगा, कैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट चेंज हो जाएगा व्हाइल चेंजिंग दी ज्योग्राफी, वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्या चीज, बायोस्फीयर में हम पढ़ेंगे हमारा ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन क्या है, ह्यूमन लाइफ पॉसिबल कहां पर है और उसका उस एनवायरनमेंट से रिलेशन क्या है, वो हम बायोस्फीयर में, जो हमने बायोजियोग्राफी पढ़ी, जो हमने एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ी, वहां पर बायोस्फीयर का ज्यादा रोल रहेगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल मेथड्स। और वीर, Geographical methods and techniques. It is concerned with methods and techniques for field studies, qualitative, quantitative and cartographic analysis. ठीक है, यहाँ पर हम जो नोमोथेटिक स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पर्टिकुलर फील्ड को स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ टेक्निक्स को ही पढ़ते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ने की कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं और वो धीरे धीरे डेवलप होती है। जैसा हमने 1400 से 1800 पढ़ा था, जहां पर हम कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स का यूज कर रहे थे। क्या टेक्निक थी,
टेक्निक क्या थी उस टाइम पे? हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे और मैप में उसको राइट डाउन कर रहे थे। दिस वाज द टेक्निक, कि हम मैप में उसको नोट डाउन कर रहे थे बाय ऑब्जर्विंग द थिंग्स, कि ये रिलीफ फीचर अर्थ में यहां पर है तो हमने मैप में उसको डिपिक्ट कर दिया। ये टेक्निक थी बस, सिंपल। इसके अलावा हम कुछ कर नहीं रहे थे। धीरे धीरे हमने अपनी सारी टेक्निक को डेवलप किया। हम कहां पहुंचे? हमने वाई क्वेश्चन को, कि ये क्यों है यहाँ पर, तो हमने टेक्निक को चेंज किया। हमारा जो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव टेक्निक थी अब एनालिटिकल हो गई, और उसके बाद फिर हमने प्रेडिक्ट करना शुरू किया। टेक्निक्स चेंज हो रही हैं, और प्रेडिक्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ी किस चीज की? लॉज की। लॉज बनेंगे कैसे? लॉज बनाने के लिए हमें कुछ डेटा चाहिए। कोई भी लॉ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? डेटा चाहिए। और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जब लास्ट वाला फीचर था जहां पर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गया था इन दी ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व हुआ था इन दी ज्योग्राफी, जहां पर उस डेटा से हम एक कुछ कंक्लूजन निकाल पाए। डेटा को स्टडी करने के लिए स्पेसिफिक स्टडी है, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं उसे, जहां हम डेटा को स्टडी करते हैं। और जब तक स्टैटिस्टिक्स को हम ज्योग्राफी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक उस सारे डेटा का यूजफुल कंक्लूजन निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हमने टेक्निक्स में चेंज किया। अब हम मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, अब हम स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, अब हम कंप्यूटर्स को भी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की मदद से हमने नई नई टेक्निक्स यूज करनी शुरू की। कार्टोग्राफी में डेवलपमेंट हुए। कार्टोग्राफी इज मैप मेकिंग टेक्निक्स में। मैप मेकिंग टेक्निक्स आजकल एडवांस हो चुकी हैं। गूगल मैप्स कितना एडवांस हो गया, ठीक है ना? वो किससे हुआ? कंप्यूटर्स भी यूज कर रहे हैं हम साथ के साथ। तो टेक्निक्स में चेंजेस आए धीरे धीरे। तो गूगल मेथड, ज्योग्राफिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स भी हम नोमोथेटिक में करते हैं। जब हम टेक्निक्स को स्टडी कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फील्ड को स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? नोमोथेटिक स्टडी आएगी। तो इसमें अलग अलग टेक्निक्स डेवलप होती हुई दिखाई देंगी। ज्योग्राफी का एडवांसमेंट होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? इट इज कंसर्न विद दी मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर फील्ड स्टडीज, कि कैसे ज्योग्राफी की स्टडी की जाए। तो उनके मेथड्स और टेक्निक्स इसके अंदर आएंगे। जो लॉज बनेगा वो धीरे धीरे मेथड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना? देन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज होते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक का मतलब क्या होगा? क्वांटिटेटिव में हम क्या करेंगे? क्वांटिटी में हम नंबर्स को चेक करेंगे। नंबर्स को चेक करेंगे कि कैसे, कितनी बार रेन आ रही है। दैट इज क्वांटिटेटिव मेथड। हाँ, स्टैटिस्टिक्स, जहां पर हम ये पढ़ रहे हैं, नंबर्स में काउंट करेंगे कि कितनी बार रेन आ रही है, कितनी बार मौसम चेंज हो रहा है। क्वालिटेटिव में रेन की क्वालिटी देखेंगे, रेन हैवी है, लाइट है, क्या है ना? तो वो बेसिकली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आ जाएगा। तो ये दोनों एस्पेक्ट हम इसमें स्टडी करेंगे। देन उसके साथ साथ कार्टोग्राफिक एनालिसिस, ये भी हमारी टेक्निक्स के बढ़ते के साथ साथ मैप मेकिंग टेक्निक्स भी हमारी इंप्रूव हो रही है। तो ये चार ब्रांचेस में हम नोमोथेटिक, क्या ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में जहां पर ह्यूमन का स्पेशियल पैटर्न ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। स्पेशियल पैटर्न मतलब कितने ह्यूमंस एक जगह पे हैं, ठीक है ना? वो कहां से कहां मूव कर रहे हैं, यानी ह्यूमंस का मूवमेंट, उनकी पॉपुलेशन, ये सारी चीजें हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो क्या चीज? सोशल एस्पेक्ट, कि किसी जगह पे ह्यूमन जाके रह रहे हैं तो वो सोसाइटी बनाएंगे, वो सोसाइटी का उसके क्लाइमेटिक कंडीशन से क्या रिलेशन है। वहां पर सोसाइटी वो बनी है तो उसका एक कल्चर डेवलप हुआ है। वो कल्चर क्यों डेवलप हुआ, वो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। वहां के इकोनॉमिक एस्पेक्ट, हर जगह रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो रिसोर्सेज ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर कहीं कोई लोग रह रहे हैं तो उनका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या होगा, वो रिसोर्सेज से काम चला रहे हैं या फिर सर्विसेज में काम कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन कि वहां पर रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, ठीक है ना? तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी होगा, ठीक है ना? ये सारी चीजें हमारी किस चीज से डिपेंड कर रही हैं? ज्योग्राफी पे डिपेंड करते हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी में वो चीजें पढ़ते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो ये चार ब्रांचेस हम यहाँ पढ़ेंगे नोमोथेटिक स्टडी में। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलेंगे तो रीजनल अप्रोच। हमने दो अप्रोचेस पढ़ी थी ज्योग्राफी की स्टडी करने की, वन वाज सिस्टमैटिक अप्रोच एंड अनदर वाज रीजनल अप्रोच। तो रीजनल अप्रोच को अब हम पढ़ेंगे, ठीक है? दिस विल बिकम रीजनल अप्रोच। तो रीजनल अप्रोच पढ़ो। It is otherwise called as ideographical approach. It was developed by Carl Ritter,
1779 to 1859, a contemporary of Humboldt. These regions could be classified based on single factor like relief, rainfall, vegetation, per capita income, or there could also be multi-factor regions formed by the association of two or more factors. Administrative units like states, districts, and taluks can also be treated as regions. The main sub-branches of regional geography are regional studies, regional analysis, regional development, and regional planning. ठीक है, अब ये कौन सा है? रीजनल अप्रोच है. रीजनल अप्रोच इज अपोज टू नोमोथेटिक अप्रोच. नोमोथेटिक अप्रोच और आइडियोग्राफिक अप्रोच दो अलग अलग अप्रोचेस हैं. नोमोथेटिक अप्रोच में जहां हम लॉज बनाने की बात कर रहे हैं, यहां पर हम पर्टिकुलर केसेस के हिसाब से चीजों को पढ़ेंगे. यहां पर हर रीजन का ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हमने एक लॉ बना दिया, मान लो हमने लॉ बना दिया कि अगर कहीं ह्यूमिडिटी है तो वहां रेनफॉल होगी. मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमने एक जर्नलाइज्ड लॉ बना दिया कि कहीं पर एक ह्यूमिडिटी का लेवल क्रॉस हो जाएगा तो वहां पर रेनफॉल होगी. ये हमने जर्नलाइज्ड लॉ बनाया नोमोथेटिक अप्रोच में, हमने फिजिकल फीचर्स को पढ़ करके. लेकिन अगर हम इसको रीजन्स पे डिवाइड करें, इक्वेटोरियल रीजन में ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन हम रीजन चेंज कर देंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा. जैसे ही रीजन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. तो यहां पर हम जनरलाइज्ड लॉ नहीं बनाएंगे, यहां हम एरिया स्पेसिफिक स्टडी करेंगे. यहां हम पर्टिकुलर केसेस को पढ़ेंगे, पर्टिकुलर इवेंट को स्टैंड अलोन पढ़ने की कोशिश करेंगे, उससे कोई लॉ बनाने की कोशिश नहीं करेंगे. और इट बिकम्स द आइडियोग्राफिक स्टडी. तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडियोग्राफिक स्टडी. जहां पर लॉ नहीं बनेंगे, हर केस का अपना एक अलग ही सिस्टम चलेगा, उसका किसी नॉर्मल लॉ से कोई लेना देना नहीं. तो दैट बिकम्स आइडियोग्राफिक स्टडी. इसमें हम आइडियोग्राफिक बोलेंगे. तो इसको हम रीजनल अप्रोच बोलते हैं, जहां पर हम रीजन्स को स्टडी करेंगे. और वो रीजन अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं. जैसे माउंटेनियस रीजन, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया माउंटेनियस रीजन, तो हम माउंटेनियस रीजन को स्टडी करेंगे तो वो माउंटेनियस रीजन अपने आप ही हर जगह पे एक जैसे से दिखाई देंगे. ठीक है ना? तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर्टिकुलर इवेंट्स को ना पढ़ करके पर्टिकुलर रीजन्स को पढ़ेंगे. रेनफॉल रीजन्स, जहां जहां रेनफॉल हो रही है, मानसून रीजन्स, जहां जहां मानसून आ रहा है, तो उन रीजन्स को स्टडी करते हैं इन दिस रीजनल अप्रोच. ठीक है? तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर. तो इसको हम पढ़ेंगे. It is otherwise called the ideographic approach. Ideographic approach is different from nomothetic approach. उसके अपोज में काम करती है. जहां जनरलाइज स्टडी करते हैं, यहाँ पर्टिकुलर केस को स्टडी किया जाता है. तो आइडियोग्राफिक स्टडी में हम किसको करेंगे? पर्टिकुलर केसेस और इवेंट्स को स्टडी करेंगे. ठीक है ना? एक केस उठाएंगे माउंटेन को पढ़ा, एक केस उठाया रेनफॉल को पढ़ा. ठीक है ना? ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस. क्योंकि रेनफॉल को इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं तो वो जनरलाइज्ड कर रहे हैं, दैट बिकम्स अंडर नोमोथेटिक. लेकिन उसको रीजंस के हिसाब से डिवाइड कर दिया, वो हम अलग अलग रीजन के आधार पर क्या उसका इफेक्ट आ रहा है वो हम यहाँ पढ़ते हैं. ठीक है? क्लियर है दोनों में? कैसे पढ़ रहे हैं? कोई एक क्लैरिटी बताओ, क्या डिफरेंस है दोनों में? एग्जैक्टली, यहाँ रीजन डिपेंडेंट है, उसमें लॉज बन रहे हैं. ठीक है? तो दिस बिकम्स आइडियोग्राफिक स्टडी. इट वाज डेवलप्ड बाय कार्ल रिटर, जो कि 1779 से 1859 थे, लगभग सेम है. कंटेम्पररी ऑफ हम्बोल्ट. कंटेम्पररी का मीनिंग क्या था? ऑफ द सेम टाइम पीरियड. कि जिस टाइम पे हम्बोल्ट थे उसी टाइम पे ये भी थे, और ये अपनी थ्योरी अलग अप्रोच कर रहे थे, अपनी अलग अप्रोच से ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे थे. रीजन्स कुड बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ए सिंगल फैक्टर. रीजन्स को जब हमें क्लासिफाई करना होगा, हम सिंगल फैक्टर पे भी कर सकते हैं. जैसे रेनफॉल के आधार पे कर दिया, रिलीफ फीचर माउंटेन है, लेक है, उस हिसाब से अगर हमने करना चाहें तो रिलीफ फीचर्स के आधार भी कर सकते हैं, रेनफॉल के आधार पर कर सकते हैं, वेजिटेशंस के बेसिस पे भी रीजन्स को डिवाइड करते हैं हम. ठीक है ना? जब हम फॉरेस्ट को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे ग्रासलैंड्स के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं कि यहाँ पर ये वाला ग्रासलैंड है, यहाँ ये ग्रासलैंड है. हमने जैसे एक एग्जांपल लिया था, मेडिटेरेनियन रीजन को हम पढ़ते हैं, जिसको हम सिट्रस फ्रूट्स के लिए जानते हैं. तो सिट्रस फ्रूट्स के आधार पर हमने उस रीजन को क्लासिफाई कर दिया.
ठीक है ना। देन उसके बाद पर कैपिटा इनकम के आधार पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं रीजन को, और देयर कुड बी मल्टी फैक्टर रीजंस आल्सो, यानी किसी रीजन को कई अलग अलग फैक्टर्स को मिला करके भी स्टडी कर सकते हैं। हम दिल्ली रीजन भी पढ़ सकते हैं, हम रोहतक रीजन भी पढ़ सकते हैं, हम हरियाणा रीजन भी पढ़ सकते हैं। उसमें कई सारे रीजन्स आ जाएंगे, उसके अंदर रेनफॉल भी पढ़ेंगे, उसके अंदर हम रिलीफ फीचर भी पढ़ेंगे और कई सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो इस तरीके से भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें सिंगल फैक्टर रीजन भी आ सकते हैं, मल्टी फैक्टर रीजन्स भी दोनों आ सकते हैं, तो रीजनल स्टडी हो जाएगी। दैट बिकम्स रीजनल स्टडी फाउंड बाय एसोसिएशन ऑफ टू और मोर फैक्टर्स, जहां पर दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो एक पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, क्लियर है? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये हमारे मल्टी फैक्टर रीजन्स हो गए। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हमने बना दी, चाहे वो स्टेट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट है, तालुक्स है, नेशन है, ठीक है, ये सब क्या आ जाएंगे? दे आर रीजन्स, लेकिन मल्टी फैक्टर रीजन्स है। जैसा अभी एग्जांपल लिया, रोहतक इज अ रीजन, तो उसमें हम सारे फीचर्स पढ़ेंगे। सर अगर पता करना है कि बारिश हो रही है अभी, तो सारे फैक्टर्स काउंट करने पड़ेंगे। वो सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं, ह्यूमिडिटी कितना है, टेम्परेचर कितना है, एल्टीट्यूड कितना है। कहाँ पर? तुक्का नहीं मारे, वहां पर एक पर्टिकुलर लॉ बना दिया, अगर इतनी हाइट होगी, इतना टेम्परेचर होगा, इतनी ह्यूमिडिटी होगी तो पक्का बारिश होगी। अब यहाँ रीजन में देखेंगे उतनी हाइट है या उतना टेम्परेचर पहुंचा, उतनी ह्यूमिडिटी हुई कि नहीं हुई। अगर वो कंडीशंस मैच कर गई जो वहां थी तो बारिश हो जाएगी। वहां पर लॉ बना रहे हैं, यहाँ पर रीजन को स्टडी करेंगे, यहाँ पर्टिकुलर एक रीजन को स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लॉज को अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, द मेन सब ब्रांचेस, जैसे उसमें 4 अलग अलग ब्रांचेस थी, इसके अंदर जो ब्रांचेस हैं जहां पर हम रीजन स्पेसिफिक स्टडी करते हैं, इसकी 4 सब ब्रांचेस कौन सी होंगी आपकी? फर्स्ट इज रीजनल स्टडीज, जहां पर हम रीजन को स्टडी करेंगे, अलग अलग रीजन्स को, चाहे माउंटेनियस रीजन हो चाहे रोहतक रीजन हो, तो अलग अलग रीजन्स के ऊपर स्टडी करेंगे। तो जब वो क्या हो जाएगी? रीजनल स्टडी। नेक्स्ट इज रीजनल एनालिसिस, जहां पर वहां होने वाले इवेंट्स को एनालाइज भी करेंगे। यहां पर सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करना, अब हमें एनालाइज भी करना है। फर्स्ट केस में हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे, सेकंड केस में हम एनालाइज भी कर रहे हैं इवेंट्स को, तो दैट बिकम्स रीजनल एनालिसिस। ठीक है, देन रीजनल डेवलपमेंट, उन रीजन्स के डेवलपमेंट को यहाँ स्टडी करेंगे कि हाउ दे आर कनेक्टेड विद द ज्योग्राफी। ठीक है, देन उसके बाद रीजनल प्लानिंग, देन रीजनल प्लानिंग का हमारा एक अलग ब्रांच आ जाएगी अंडर रीजनल अप्रोच। तो ज्योग्राफी में 2 मेन अप्रोचेस हैं। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक अप्रोच, जहां पर हम जनरलाइज्ड लॉ बनाने की कोशिश करेंगे। सेकेंड इज रीजनल स्टडीज, यहाँ पर रीजन्स को हम स्टडी करेंगे और रीजन्स में उन लॉज को अप्लाई करके देखेंगे। और जब लॉ को अप्लाई करेंगे तो रीजनल स्टडी करेंगे, रीजनल एनालिसिस करेंगे, रीजनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे और रीजनल प्लानिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ये 2 अप्रोचेस हैं, जिन अप्रोचेस से, जिन मेथड से ज्योग्राफी को पढ़ा जाता है। तो जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, या तो किसी रीजन की स्टडी कर रहे होंगे या पर्टिकुलरली किसी एक इवेंट को स्टडी करके उससे एक जनरलाइज्ड लॉ बना रहे होंगे। ठीक है, इन 2 अप्रोचेस से हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। ठीक है, देन ज्योग्राफिकल डाटा मैट्रिक्स, ये डाटा मैट्रिक्स भी हम स्टैटिस्टिक्स को, अलग अलग इवेंट्स को जब हम नोट डाउन करेंगे तो इस तरीके से मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज डेटा को किसी एरे में कंपोज कर देना। एरे मतलब रेक्टेंगुलर एक हम वो टेबल बना देंगे, उस टेबल के अंदर रॉज और कॉलम्स के अंदर जब हम किसी डाटा को फिट करेंगे तो डाटा को हम मैट्रिक्स बोल देते हैं। उस डाटा को हम क्या बोलेंगे? हाँ, एक्सेल सीट में हम कहेंगे। इस तरीके से जब हम रोज और कॉलम्स में उसको फिट करेंगे तो दैट बिकम्स मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ज्योग्राफी में मैट्रिक्स की भी स्टडी होती है। ज्योग्राफी में मैट्रिक्स की स्टडी है, डाटा मैट्रिक्स यहाँ पर बनता है। इसका क्या क्या फायदा है वो भी पढ़ेंगे। तो पहले इसको कौन पढ़ेगा? तेजस। The matrix a simple method of arranging information in rows and columns for better understanding of complex spatial problems. Brian J. L. Barry adopted this method from anthropology for studying geography more effectively.
Geographic data can be arranged in a rectangular array or matrix. Row-wise group of variables represent the systematic or topical branches of geography, while regions are represented by columns. बस यहीं तक पढ़ो, यहीं तक, ठीक है। इस तरीके से मैट्रिक्स में डाटा को हम फिट कर देते हैं, जहां पर कॉलम्स में हम अलग अलग रीजन्स को फिट कर रहे हैं, ठीक है ना। दिल्ली फिट कर दिया, देन उसके बाद न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली में डिफरेंस कर दिया, मथुरा डाल दिया, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग फीचर्स को हम पढ़ रहे हैं। यानी यहाँ पर रीजनल स्टडी है और यहाँ पर सिस्टमैटिक स्टडी हम कर रहे हैं। तो दोनों को जब मिक्स करके एक डाटा में पेश करेंगे तो कंक्लूजन हमारे सामने आ जाएगा। यानी हमने रीजन्स के ऊपर उन लॉज को अप्लाई कर दिया, रीजन्स के ऊपर उन लॉज को अप्लाई करके देखा, फिर हम रीजन्स के बीच में सेपरेशन कर सकते हैं कि ये इस रीजन से दूसरे रीजन में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक डाटा में फिट कर दिया, चाहे वो आपका नॉमेथेटिक स्टडी है, चाहे आपकी वो रीजनल स्टडी है, दोनों को एक ही डाटा में जब फिट कर देंगे तो दैट बिकम्स डाटा मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। द मैट्रिक्स इज अ सिंपल मेथड ऑफ अरेंजिंग इंफॉर्मेशन इन रॉज एंड कॉलम्स। किसी भी डाटा को रॉज और कॉलम्स में जब हम अरेंज कर देंगे दैट बिकम्स द मैट्रिक्स। उसमें मैट्रिक्स में हम उस रॉज और कॉलम्स को स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पेशियल पैटर्न्स या फिर प्रॉब्लम्स। जो कॉम्प्लेक्स स्पेशियल पैटर्न्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से समझने के लिए इस मैट्रिक्स के आधार पर हम इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने न्यू दिल्ली का सारा डाटा नोट डाउन कर लिया, यहाँ पर क्या टेम्परेचर है, क्या रेनफॉल है, क्या ह्यूमिडिटी है, क्या वेरिएबल है, ओल्ड दिल्ली का कर लिया। अब इजी हो गया कंपेयर करना। तो इसको इजी बनाने के लिए इन स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि कैसे एरिया चेंज होते ही कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है, उन सब चीजों को स्टडी करने के लिए हमने उसको डाटा को मैट्रिक्स में लिख लिया ताकि हम इजीली उन चीजों को समझ पाए, ठीक है। इसको जो डेवलप करने वाले थे वो कौन थे? ब्रायन जेल बेरी, जिन्होंने ज्योग्राफी में मैट्रिक्स का यूज किया, adopted this method from anthropology। और इस मेथड को कहां से लेके आए थे? एंथ्रोपोलॉजी से उठा करके ज्योग्राफी में फिट कर दिया। फॉर स्टडिंग ज्योग्राफी मोर इफेक्टिवली, ताकि ज्योग्राफी को और ज्यादा इफेक्टिवली समझा जा सके, उसके डाटा को हम एक साथ सिंथेसाइज कर सकें, एक साथ कंबाइन कर सके, कंबाइन करके उसको समझ सकें। ज्योग्राफिक डाटा कैन बी अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर एरे और मैट्रिक्स। जो ज्योग्राफिकल डाटा है उसको हम रेक्टेंगुलर एरे में लिख सकते हैं, रोज और कॉलम्स में लिख सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर है, ये एग्जांपल ही है ना, ज्योग्राफिकल डाटा को हमने रोज और कॉलम्स में लिखा हुआ है। तो ज्योग्राफिकल डाटा कैन बी डिपिक्टेड इन रोज एंड कॉलम्स इन एरे और ए मैट्रिक्स। इसको हम एरे या मैट्रिक्स कहेंगे। रो वाइज ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट द सिस्टमैटिक और टॉपिकल ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। जो रो वाइज है वो क्या बता रहे हैं? सिस्टमैटिक जो स्टडी हमने की, सिस्टमैटिक ब्रांचेस हैं जो हम सिस्टमैटिक ब्रांचेस में पढ़ते हैं, वो हमारी रोज में आ गए। देन उसके बाद कॉलम्स, रीजन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम्स। जो हमारे रीजन्स है वो हमारे कॉलम्स में आ गए। दीज आर कॉलम्स, यहाँ पर रीजन्स आ गए, ठीक है। तो इसमें डिपिक्ट किया गया। आगे किसका नंबर है? हाँ, Berry has explained that regional synthesis could be derived with the help of a series of geographic matrices and corrected temporal sequence. Each time period has been taken to the equivalent to a slice of the three-dimensional cake. The diagram of third dimension makes it possible to examine rows and columns cutting across time. ठीक है। थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, मैट्रिक्स को समझना मुश्किल हो रहा है? नहीं, आसान लग रहा है? ये बनाना कुछ नहीं आएगा। ये सिर्फ जो फर्स्ट चैप्टर है, दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी में जो आगे फ्यूचर बनाना चाहते हैं उन्हें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज नॉर्मल के लिए इसकी कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। जिसको ज्योग्राफी में फ्यूचर बनाना है तो उनको एक ज्योग्राफी की एक पिक्चर दे रहे हैं कि आगे फ्यूचर में उन्हें ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में क्या अप्रोचेस हैं, क्या थीम्स हैं, क्या क्या एरिया ऑफ स्टडी हैं, वो सारी चीजें आपके फर्स्ट चैप्टर में लिखी हुई हैं,
ठीक है, उसी में एक है जहां पर हम मैट्रिक्स के थ्रू डाटा को सिंथेसाइज करते हैं और कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैट्रिक्स कैसे बनती है वो यहाँ समझाया गया। उसी मैट्रिक्स को और इजी बनाया गया है। जो इन्होंने बनाई थी मैट्रिक्स वो हमारी इस तरीके से बनाई थी, ठीक है, इस तरीके से मैट्रिक्स इन्होंने बनाई थी। अब इसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे, पहले इसको समझते हैं। द रीजनल आ गया, Berry has explained the regional synthesis. Synthesis का मतलब क्या होता है? Combination. Synthesis मतलब चीजों को कंबाइन करना, synthesize करना, ठीक है ना। तो बेरी ने इस सिंथेसिस को कैसे समझा है? रीजनल सिंथेसिस को इन्होंने समझा, अलग अलग रीजन्स को कंबाइन किया। Could be derived with the help of a series of geographical matrices. इस तरह की, जैसी ये मैट्रिक्स इन्होंने बनाई यहाँ पर, इस तरह की मैट्रिक्स इन्होंने एक सीरीज बना दी कि आज से 200 साल पहले क्या था इन्हीं चीजों को, उसके बाद 100 साल पहले क्या था, फिर उसके बाद 2 महीने पहले क्या था, और आज का डाटा क्या है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, उन्हीं रीजन्स की एक सीरीज बना दी मैट्रिक्स में, यानी एक तीसरी डायमेंशन इसमें ऐड की। तीसरी डायमेंशन वाज टाइम। अभी तक ये 2 डायमेंशनल था, एक साइड हम रीजन्स लिख रहे हैं, एक साइड फैक्टर्स लिख रहे हैं, रीजन्स और फैक्टर्स। एक तीसरी डायमेंशन हमने इसमें इंट्रोड्यूस की, दैट वाज टाइम, ताकि हम टाइम के हिसाब से भी स्टडी कर सकें कि क्या क्या चेंजेस पहले से आज में उस रीजन में आ गए। तो हमें 2 रीजन में ही डिफरेंस नहीं देखने, उसी रीजन में भी क्या डिफरेंसेस आए हैं वो भी पता लग जाएंगे थ्रू दिस मैट्रिक्स। हम उसको भी अच्छे से समझ सकते हैं थ्रू दिस मैट्रिक्स। 2 रीजन में तो डिफरेंस समझ ही पा रहे हैं, साथ ही साथ उसी रीजन में टाइम के साथ साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी हम इससे समझ सकते हैं जब हमने इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया, यानी एक और कंपोनेंट इसके साथ जोड़ दिया, दैट वाज टाइम, दैट वाज टाइम। अलग-अलग शीट्स हो जाएंगी। हाँ ये रही, ठीक है ना, ये अलग अलग शीट्स हैं, T1, T2, T3 इस टाइप से, ठीक है। तो हमने टाइम का एक नया कंपोनेंट इसमें ऐड किया इन द करेक्ट टेम्पोरल सीक्वेंस, उनके टेम्पोरल सीक्वेंस में, यानी टाइम की सीक्वेंस में। टेम्पोरल इज रिलेटेड टू टाइम, टेम्पोरल इज रिलेटेड टू टाइम। तो टाइम के सीक्वेंस के आधार पर इन्होंने इस तरीके से अरेंज कर दिया सभी सीट्स को एक मैट्रिक्स बना करके। तो उससे ईच टाइम पीरियड हैज बीन टेकन टू बी इक्विवेलेंट और टू ए स्लाइस ऑफ 3 डायमेंशनल केक। एक 3 डायमेंशनल केक टाइप इसे समझो, और उसकी एक स्लाइस निकाले, यानी सिर्फ ऊपर की स्लाइस निकाले तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को दिखाएगी वो, ठीक है। उसके नीचे की स्लाइस अलग टाइम पीरियड को दिखाई देगी, उसके नीचे की स्लाइस अलग टाइम पीरियड को दिखाएगी। तो यानी कि एक केक की तरह इन्होंने बना दिया कि एक स्लाइस को उतारो, एक लेयर को उतारो, वो अलग टाइम पीरियड को डिनोट करेगी। जैसे केक में होता है ना, ऊपर क्रीम है, फिर उसके नीचे अलग टाइप का ब्रेड डाल देंगे, फिर अलग क्रीम है, तो ऐसे अलग अलग स्लाइसेस इसकी बना दी। हर एक स्लाइस को हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, अलग टाइम पीरियड में समझ सकते हैं। The diagram of 3 dimension makes it possible to examine rows, columns and cutting across times. यानी जब हमने 3 डायमेंशनल इसको बनाया तो हम इसमें रोज और कॉलम के साथ साथ टाइम का भी उसमें देख सकते हैं कि किस टाइम पे क्या चल रहा था उसमें। तो इससे क्या पॉसिबल हुआ, हमने 3D इसको बनाया तो इससे हमारा फायदा क्या हुआ बताता हूँ। चेंजेस आ रहे हैं। जब हम सिर्फ रीजन्स को चेक करेंगे, एक रीजन से दूसरे रीजन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, दिस बिकम्स स्पेशियल इंटरेक्शन। इससे हम स्पेशियल इंटरेक्शन समझ पाएंगे, एक रीजन से दूसरे रीजन में क्या चेंजेस आ रहे हैं ये समझ पाएंगे। दूसरी चीज, जब हम इसको ऐसे देखेंगे कि एक कैरेक्टरिस्टिक रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, इनको जब ऐसे चेक करेंगे तो हम थीमेटिक इंटरेक्शन समझ पाएंगे, थीम्स के आधार पर मैप को डिनोट कर पाएंगे कि इस रीजन में इतना टेम्परेचर चलता है, इस रीजन में इतना टेम्परेचर रहता है, इस रीजन में इतना टेम्परेचर। तो हम थीमेटिक मैप्स डेवलप कर पाएंगे इसकी मदद से। क्या कर पाएंगे? थीमेटिक मैप्स। और ऐसे ही जब हम तीसरी डायमेंशन देखेंगे तो दैट बिकम्स टेम्पोरल इंटरेक्शन। यहाँ पर हम टाइम के साथ एक रीजन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आज से 100 साल पहले रोहतक का क्लाइमेट कैसा था, हम यहाँ से बता पाएंगे। तो एक मैट्रिक्स से हमने बहुत सारे डाटा को कंबाइन करके एक कंक्लूजन पे हम पहुंच पाएंगे जब हम उसको सामने देखेंगे।
तो उसको कंक्लूसिव बनाने के लिए हमने मैट्रिक्स यहाँ पर तैयार किया, जो इन्होंने किसने किया था, बेरी ने, है ना, जेएल बेरी। ठीक है, तो उनका जो पर्पस था वो यही था किसी हम कंक्लूजन पे पहुंच सके। और स्टैटिस्टिक्स का हम यूज इसलिए करते हैं ताकि डाटा को एक साइड सिंथेसाइज करके एक कंक्लूजन पे पहुंचा जा सके, और ये इन्होंने यहाँ पर किया था। ठीक है, क्लियर है? ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी नेक्स्ट क्लास। ठीक है।